हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनअकैडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। और आज मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ ईएससी के क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फ्रेंड, आई एम गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर गेट एसपीएससी एमटेक एट दिल्ली से 13 में, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010, ईएससी 10 क्वालिफाइड 14 and 15, क्वालिफाइड गेट 11, 12 and 13. Right, download an Academy Learning app for more information about the faculty, about the topic, कौन सा टॉपिक होने वाला है, कौन सा फैकल्टी पढ़ाने वाली है, अपकमिंग कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड बेस्ट एजुकेटर। तो ये सभी जानकारी आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू मिल जाएगी। प्लीज डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड इट एंड सब्सक्राइब इट। क्या एडवांटेज है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फ्रेंड? तो यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस होती है, आपका रियल टाइम इंटरेक्शन होता है फैकल्टी के साथ। आप अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं रेगुलरली। आप टेस्ट एंड क्विजेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। टेस्ट वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे जो भी सिलेबस है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, गेट की मैं बात करूँ, गेट से रिलेटेड जो भी सिलेबस है आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा क्लास एज पर द शेड्यूल यहाँ पे लगाई जाती है, पहले से आपको शेड्यूल दे दिया जाता है जिससे कि आप अपने आप को प्लान कर सको। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार फ्रेंड सब्सक्राइब करते हो तो आप कोई भी फैकल्टी वीडियो सुन सकते हो, देख सकते हो ऑनलाइन और डाउनलोड कर सकते हो। And ESC subscription fees, friend, 12-month charge is 25,000. अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS, then you get instantly 10% डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाती है 22,500। इसी तरीके से अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो आपकी फीस है 30,000। अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है और फीस हो जाती है 27,000। Friend, please take an Academy subscription and don't forget to put my code GSUS for discount. तो आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी में जो आए हुए हैं। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन, while solving a linear programming problem by simplex method, if all the ratio of right hand side to the coefficient in the key row becomes negative, then the problem has which of the following type of solution? An unbound solution, multiple solution, unique solution, no solution. तो फ्रेंड इसको थोड़ा सा हम यहाँ से समझते हैं। दिस इज द बेसिक कंडीशन। कोई भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको फाइनल सॉल्यूशन दिखाया है। यहाँ z की वैल्यू है, देखिए आप, ये x1 x2 है, ये s1 s2 है। ठीक है ना, तो आपके जो वेरिएबल जिनके लिए आप जीरो पुट करते हो, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, और जिनके लिए सॉल्व करते हैं उनको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। है ना, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे देखिए x1 और x2, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग में हमको प्रॉब्लम गिवन है, अगर हम सिंप्लेक्स से सॉल्व कर रहे हैं तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मान लो आपको कोई प्रॉब्लम दिया 4x + 3y, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और आपको कोई सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट, मान लो आपके कांस्टेंट इक्वेशन गिवन है, ये कुछ भी मैंने रैंडम ऐसे ही ले लिया है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज ये होती है इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करोगे तो इसको कैसे लिखोगे? 4x + 6y + s1। यहाँ इस साइड कुछ कम था, कोई लेस देन है, इसको बोलते हैं अनस्पेंड रिसोर्सेज ऑफ स्लैक वेरिएबल इक्वल टू 5। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखोगे? 2x + 3y + s2 इक्वल टू व्हाट? 4। तो आपने पहले इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखोगे आप? 4x + 3y + 0 × s1 + 0 × s2। इस तरीके से आपने लिख लिया। कोई भी रैंडम एग्जांपल मैंने लिया, सबसे पहले एक इनइक्वलिटी को हटा के इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं। आप जो भी प्रॉब्लम गिवन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा, देन यू कैन पुट इनटू द मैट्रिक्स और आप फाइनली इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना चालू करोगे। ठीक है ना, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आप फाइनली जब सॉल्व करोगे सिंप्लेक्स मेथड से, सॉल्यूशन जब आपका फाइनल आएगा, ये फाइनल सॉल्यूशन है, कभी कंडीशन ऐसी बनती है कि आप यहाँ पे ये RHS वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे जब भी RHS और यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आप जब काउंट करोगे, तो जो भी वैल्यू आई मैक्सिमम, मान लो सपोज दिस इज मैक्सिमम वैल्यू अलोंग द x1, तो इस कॉलम के अलोंग आप थीटा मिनिमम निकालते हो। थीटा मिनिमम, थीटा मिनिमम जब आप निकालोगे तो थीटा मिनिमम कैसे निकाला जाता है, जो CJ माइनस जेड जे रो है, जो CJ माइनस जेड जे रो है, उसके अलोंग आपका अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है, मान लो या मैक्सिमम है, उसके अलोंग जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट से आप RHS वैल्यू को डिवाइड करते हो। 4 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, 4 दिस इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप सिंपल सा ये इन्फिनिटी हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, और ये टर्म आपके आते हैं किसमें, इस वाले थीटा मिनिमम कॉलम में है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रेशियो टेस्ट, तो आप क्या बोलोगे, द सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। whenever there is a column in the simplex tableau with all the entries less than or equal to 0, then the LP is unbounded, then the LP is unbounded। तो नेगेटिव आए, जीरो आए, तो आप क्या बोलोगे, द LP is unbounded। ठीक है ना, ये चीज याद रखना, नेगेटिव और जीरो केस में क्या बोलोगे, अनबाउंडेड। तो यहाँ पे ये आपको एक स्टेप दी हुई है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस स्टेप दी हुई है। मैं आपको एक बार और इसमें समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्रिश, इज ऑल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप से बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे करना होगा। सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं फ्रेंड, मान लो कोई भी दो रैंडम प्रॉब्लम गिवन है आपको, तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स ड्रॉ करोगे। मैट्रिक्स ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कॉलम बनाओगे, इसको बोलते हैं बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस। यहाँ पे S1 और S2 जो बेसिस है उसको कोफिशिएंट जीरो है। मान लो कोई भी, मैंने अभी जो प्रॉब्लम दिया था ऐसे 4x प्लस 6y प्लस जीरो S1 प्लस जीरो S2, कोई भी प्रॉब्लम मैंने जो अभी लिया था उसको फिर से लिख रहा हूँ। 2x प्लस 3y प्लस S1 इक्वल टू 6, 4x प्लस 3y प्लस S2 इक्वल टू 5, कुछ भी प्रॉब्लम ले लिया मैंने। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, x y S1 S2 जो कोफिशिएंट है आपने ऐसे लिख दिए, सिंपल समझते जाना आप। इसमें जो अंदर हम क्या लिखेंगे इस मैट्रिक्स में, वो कोफिशिएंट जो यहाँ पे आपके कांस्टेंट इक्वेशन में है, दिस इज कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, 4 3 0 1, और ये आपके क्या है, ये इनको बोलते हैं प्रॉफिट कोफिशिएंट, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब RHS एक कॉलम और होता है RHSS, जिसमें आप क्या वैल्यू लिखते हो, 6 एंड 5। एक होता है फिर यहाँ पे थीटा मिनिमम, वो कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहला स्टेप होता है CJ माइनस जेड जे निकालना। CJ माइनस जेड जे, CJ वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, कोफिशिएंट, प्रॉफिट कोफिशिएंट जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में गिवन रहते हैं। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, 4 6 0 0। तो CJ तो आपका इस कॉलम के अलोंग 4 हो गया। जेड जे कैसे निकालते हो, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, इनका समेशन कर दोगे तो आपको जेड जे आ जाएगा। यहाँ इस केस में तो आपका 4 6 0 0 आपका सेम हो जाएगा। अब CJ माइनस जेड जो मैक्सिमम वैल्यू आपने ये देखी, ठीक है, इसके जो एलिमेंट है इससे डिवाइड करोगे RHS को। 6 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 2। 5 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, जितना भी आंसर आएगा है ना, 5 डिवाइड बाई 3 1.66। तो यहाँ पे थीटा में मिनिमम वैल्यू देखते हो, तो ये लीविंग वेरिएबल हो गया, ये आपका इनकमिंग वेरिएबल हो गया। तो ये बेसिस है, इसमें कौन आएगा ये डिपेंड करता है CJ माइनस जेड जो, और इस स्टेप के बाद CJ माइनस जेड जे में भाई आपका क्या हो गया, इनकमिंग वेरिएबल, लीविंग वेरिएबल कौन हो गया, S2। सिंपल। जब आप सॉल्व करते जाते हो इस तरीके से, थीटा मिनिमम की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव और जीरो आती है तो आप क्या बोलोगे, बाद में जब सॉल्व करके फाइनल, तो आप बोलोगे द सॉल्यूशन एज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही चीज समझाई हुई है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, अनबाउंड सॉल्यूशन। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या सही है, तो द कांस्टेंट इक्वेशंस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इनइक्वालिटीज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्वालिटी, ये तो कभी भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि इनइक्वालिटीज को हम क्या करते हैं, सिंप्लेक्स, जस्ट मैंने अभी बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो इनइक्वालिटी को हटा के किसमें कन्वर्ट करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेशन 3x प्लस 3y प्लस S1, मैंने इनइक्वालिटी हटा के कुछ ऐड कर दिया अनस्पेंड, उसे इस तरीके से लिख दिया था इससे पहले। तो ये तो नहीं करते, मतलब ये वाला स्टेप गलत है।
इट कैन नॉट बी यूज फॉर टू वेरिएबल प्रॉब्लम, दो वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपलेक्स इटरेटिव प्रोसीजर, बिल्कुल इटरेटिव प्रोसीजर है, जो स्टेप आपको रिपीट करते जाना है, कब तक, जब तक कि आपको फाइनल सॉल्यूशन ना मिले या इम्प्रूव सॉल्यूशन मिलता जाए तब तक, ठीक है ना। पॉजिटिव तो कांस्टेंट जो होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं, रिसोर्स कैन नेवर बी नेगेटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, बस केवल एक ही पॉइंट सही है इसमें, डी। इटरेटिव प्रोसेस है, हो सकता है आंसर आपका एक स्टेप में आ जाए, हो सकता है आंसर आपका 4 स्टेप में आए, ठीक है। तो इटरेटिव प्रोसेस है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Now next question. The linear programming is used for optimization problem which satisfy the following condition. ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्सप्रेस एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल फ्रेंड। ऑलरेडी लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो डोंट कंफ्यूज विद द प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम मतलब मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज या रिसोर्सेज। लीनियर मतलब ऑल द रिलेशंस यूज्ड इन केस ऑफ दिस मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज टेकिंग अ रिलेशन लीनियर। हम मान के चलते जितने वेरिएबल सभी लीनियर फॉर्म में वेरी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में, इस तरीके, इसलिए हम लीनियर बोलते हैं। प्रोग्रामिंग मतलब मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है ना, ये याद रखना, मैनेजिंग द एक्टिविटीज है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एक्सप्रेस एज ए लीनियर फंक्शन, बिल्कुल सही पॉइंट है। रिसोर्स आर अनलिमिटेड, गलत। मैं आपको पहले ही बताया फ्रेंड, रिसोर्स इज ऑलवेज लिमिटेड इन केस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। आपको दिया जाता है, जैसे रिसोर्स आपको गिवन होता है, जैसे 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, इस तरीके। इसका मतलब ये जो इक्वेशन ये क्या बता रही है कि 6 से ज्यादा रिसोर्स आप नहीं यूज कर सकते व्हेन यू मेड x यूनिट ऑफ समथिंग एंड y यूनिट ऑफ समथिंग, ठीक है ना। तो ये आपका रिसोर्स रेस्ट्रिक्शन, तो ऑलवेज देयर इज ऑलवेज रिसोर्स रेस्ट्रिक्शन, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं रहते, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3। डिसीजन वेरिएबल आर इंटर रिलेटेड एंड नॉन नेगेटिव। एक्स एंड वाई जो रिसोर्स है वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये चीज है, सही है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। Next question. Resources limitation must be known. Relations of variable must be known. क्या है, consider the following instead, ठीक है। Which of these statement must be satisfied? Deal with the graphical techniques of the linear programming effectively. लीनियर प्रोग्रामिंग के फ्रेंड सॉल्यूशन जब भी हम करते हैं, मैंने कुछ पार्ट 1 में आपको कुछ प्रॉब्लम बताई, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में हमको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या, एक तो रिसोर्स क्या दिया है हमको, क्या उनके बीच में रिलेशन है, उनसे अगर हमको ये चीज है, अगर प्रॉब्लम से समझ में आ गई, तो हम इजीली वी कैन फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, देन सॉल्यूशन इज इजी, फिर ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये चीजें दोनों बताना बिल्कुल सही है, ये आपका दोनों पॉइंट आपका पता होना चाहिए डेफिनेटली। तो बोथ 1 और 2 इज योर करेक्ट आंसर। इन a linear programming problem, which one of the following is correct for graphical method? graphical method के लिए क्या आपका सही है? A point in the feasible region is not a solution to the problem, ठीक है, देखते हैं इसको, ठीक। फॉलोइंग ग्राफिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है, ठीक है। वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिकल इज नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नो, कॉर्नर पॉइंट इज ऑलवेज द सॉल्यूशन। फ्रेंड मान लो आपको इस तरीके से कोई भी, मैंने दो इक्वेशन ली, उनको प्लॉट किया, ठीक है, एक्स बाई एक्सिस पे, तो प्लॉट करेंगे, इस तरीके से प्लॉट आया, तो कॉमन रीजन जो होता है विल गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन और विल गिव यू द फिजिबल सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, जो भी कॉमन एरिया मिलता है बिटवीन द लाइंस, इसको बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। और हर पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो हर पॉइंट आपका सॉल्यूशन हो सकता है मे बी। बट ऑप्टिमम सॉल्यूशन की जब बात आती है, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मीन होता है, फिजिबल सॉल्यूशन में ऑप्टिमम सॉल्यूशन वो होता है फ्रेंड, जो कॉर्नर पॉइंट होता है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिन पर आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, बेस्ट सॉल्यूशन। इसलिए हम केवल कॉर्नर पॉइंट के लिए चेक करते हैं, बाकी पॉइंट के लिए हम चेक नहीं करते। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट इज ऑलवेज गिव द बेस्ट सॉल्यूशन, तो इसलिए हम कॉर्नर पॉइंट पे हमेशा चेक करते हैं ग्राफिकल टेक्निक में। तो ये तो गलत हो गया। Any point in the positive quadrant does not satisfy the no, no, always satisfy. The line corresponding to different values of objects are parallel. Line corresponding to different values of object, no, may be parallel in some cases, ठीक है ना, multi optimal line, पहला ऑप्शन सही है। In a programming problem with mixed constant, some constant is this type less than equal to, some greater than equal to type, can be solved by which of the method? फ्रेंड ये देखिए, आप यहाँ एक ही मेथड है जो आप यूज करते हो, किसमें, सिंप्लेक्स में, बिग एम मेथड, ठीक है। बिग एम मेथड जनरली कब यूज करते हो, जब आपका इस तरीके का साइन हो, ठीक है। पहली चीज तो ये, हंगेरियन मेथड इज यूज इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करते हो, तो आप हंगेरियन मेथड का यूज करते हो, ठीक है ना। लीस्ट कॉस्ट मेथड, एलसीएम मेथड, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन में आता है, ठीक है ना।
ये सभी मेथड अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो ये तीनों तो वैसे ही नहीं होंगे आंसर, यही आंसर होगा केवल, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फ्रेंड, ये हमको निकालना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑल कांस्टेंट आर, और सभी कांस्टेंट की बात कर रहा है, ऑफ लेस देन इक्वल टू टाइप, नो ऐसा जरूरी नहीं है, ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप ऐसा जरूरी नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, नो। तो ऑल कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं, लेस देन इक्वल टू टाइप कुछ भी हो सकते हैं, सम ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, तो दिस इज कॉम्बिनेशन में भी देयर, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल टू होंगे, हमेशा ग्रेटर देन टाइप होंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हमेशा इक्वेशन फॉर्म में भी नहीं हुआ, हो सकता है कभी आपको इस तरीके से दे दिया कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इस तरीके से भी दिया जाता है कि इक्वेशन फॉर्म में जरूरी नहीं है हो आपका, ठीक है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a linear programming problem with two variable and three constant can be solved by graphical method, not correct पूछ रहा है, correct कौन सा नहीं है। in big M method the artificial can not be driven out, it depicts an optimal solution, dual of dual is the primal, ये तो सही है, ठीक है, ये भी सही है आपका। for mixed constant either big M और two phase method, ये भी ठीक है, mixed constant just हमने अभी भी देखा है इसको, ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो ये गलत, ठीक है ना, ये गलत है big M। A type for living variables in the simplex procedure implies what? Optimality, cycling, no solution, degeneration. पर जैसा कि आपको एक एग्जांपल मैंने बताया था, यहाँ पे फिर देखते हैं। ये एग्जांपल मान लो सपोज आप इसको सॉल्व करते हैं, तो मैट्रिक्स आप जब बनाते हो, यहाँ पे इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। यहाँ पे देखिए आप, मैं इसको मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, और इसकी पहली इटरेशन के लिए जो x1 x2 s1 s2, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा फ्रेंड, 4x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इक्वल टू व्हाट, 12। इसी तरीके से 4x1 प्लस x2 प्लस s2 व्हाट, 8। इसी तरीके से 4x1 माइनस x2 प्लस s3 इक्वल टू व्हाट, 8। इस तरीके से जब आप लिखते हो फ्रेंड, तो जब आप लिखोगे यहाँ पे, तो अब जो मैट्रिक्स में ये आपका एलिमेंट है, तो हुआ क्या, जब आप सॉल्व करोगे तो जब आप थीटा मिनिमम की यहाँ पे एक सिचुएशन बनेगी, ये RHS हो गया, ठीक है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ ऑलरेडी, बेसिस में आपके ये एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे और सॉल्व करोगे, जब थीटा मिनिमम की वैल्यू आएगी, जो इस साइड लिखते हो आप, यहाँ पे जब CJ माइनस Z0 निकालते हो, तो मैक्सिमम वैल्यू करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उनसे डिवाइड करने के बाद अगर यहाँ पे टाई हो जाता है, टाई हो जाता है, टाई होने पे क्या है, तो हम नहीं डिसाइड कर पाते किसको मूव करना है। इस केस को हम बोलते हैं बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन विद डीजनरेसी। डीजनरेसी मतलब व्हेन एवर देयर इज अ टाई इन थीटा मिनिमम वैल्यू, टाई इन आउटगोइंग वेरिएबल, यहीं से तो हम आउटगोइंग वेरिएबल डिसाइड करते हैं, इसी तरीके से एनी वन ऑफ दी चूज आउटगोइंग वेरिएबल, कोई भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। रिडंडेंट कांस्टेंट, अगर इसी प्रॉब्लम को आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करोगे, तो आप देखना यहाँ पे रिडंडेंसी आएगी, क्या आएगी, रिडंडेंसी। तो आप रिडंडेंसी से समझ सकते हैं, जैसे मैं अब इसी प्रॉब्लम को आपको बताता हूँ, तो याद रखना डीजनरेशन इन सिंप्लेक्स मेथड, जब आपका थीटा मिनिमम टाई हो जाता है, आपको नहीं पता कौन सा वेरिएबल लीव करेगा, तो आप बोल सकते हो उस केस में आपका क्या है, द सॉल्यूशन इज डीजनरेट सॉल्यूशन। और एक्चुअल में जब आप ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप सॉल्व करोगे फ्रेंड इसी क्वेश्चन को, तो आपको क्या मिलेगा, रिडंडेंसी, ठीक है। तो रिडंडेंट कांस्टेंट होते हैं वो, है ना। डीजनरेशन सिंप्लेक्स मींस सिंपली रिडंडेंट इन ग्राफिकल मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बात करें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की, जैसे x1 को 0 पुट किया, x2 कितना आएगा, ठीक है, x2 को 0 पुट किया, ये 3। इसी तरीके से x1 को 0 पुट किया, x2 कितना आया, 8। इधर 0 पुट किया, ये कितना आया, 2,0। सिमिलरली 0 कॉमा, यहाँ पे x1 को 0 पुट किया, 0 कॉमा माइनस 8, तो 2,0, ये इस तरीके से आ गया। तो मैं अगर पहली लाइन प्लॉट करूंगा 0,4, 0,4 मान लो आपका यहाँ पे कहीं पे है, 0,4, ठीक है, 2,4, 0,8 आपका मान लो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। ये नीचे जाएगा, 0 माइनस 8 भी आपका एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो आप 0,4 3,0 आपका इस तरीके से आपने क्या किया, इसको प्लॉट किया, और एरिया जो आपका आया वो क्या आया, एरिया अंडर फिजिबल रीजन इज दिस एरिया, दिस एरिया, ठीक है। अब इसी तरीके से 0,8 2,0, तो वो आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो मैंने इसको इस तरीके से, ठीक, तो वो भी एरिया कौन सा होगा, इसका एरिया अंडर दिस एरिया। अब 0,2,0, 2,0 ये हो गया आपका, ठीक है।
तो 2,0 जब आप इसको कनेक्ट करोगे इस तरीके से ये जाएगा और ये यहाँ इसको यहाँ कट करेगा, तो ये लाइन को ये हटा देगा, मतलब ये लाइन पार्टिसिपेट नहीं करेगी फाइनल सॉल्यूशन में, तो आप बोलोगे रिडंडेंट कांस्टेंट है, यहाँ पे रिडंडेंसी है। whenever there is सॉल्यूशन और कोई भी कांस्टेंट जब पार्टिसिपेट नहीं करता सॉल्यूशन में, तो हम बोलते हैं देयर इज ए व्हाट, रिडंडेंसी इन द, या रिडंडेंट कांस्टेंट है आपके प्रॉब्लम में, ठीक है। इन द सिंप्लेक्स सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन रह गया ये रहा, this one, which of the following are correct in respect of graphical solved linear programming problems? कौन सा correct है? The region of feasible solution has concavity property. Concavity property और convexity property क्या होती है? Simple. अगर आपको कोई मान लो feasible region है, suppose तो ये आपकी एक line है, AB line, ठीक है? If AB line is inside the feasible region, then we called as convex set. Convex set, ठीक है ना? अगर आपकी ए बी लाइन इस तरीके से होती है, आपका फिजिबल रीजन सपोज ये आया, ठीक है, तो आपकी ए बी लाइन इस तरीके से होती है कि आपको एरिया से बाहर जाती है फिजिबल रीजन की, तो आप बोलते हैं कॉनकेव सेट। तो आपका हमेशा जब भी सॉल्यूशन होता है इन केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड में, आप हमेशा कॉन्वेक्स सेट के लिए ही सॉल्व करते हो। ये ऑप्शन आपका गलत है। द बाउंड्रीज ओरिजिनल लाइंस ऑफ पेयर्स, द कॉर्नर एंड एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द बाउंड्रीज, ठीक है, 23 इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी का आपका ये पहला गलत हो जाए, कॉन्वेक्स प्रॉपर्टी होना चाहिए, कॉन्केविटी नहीं। नेक्स्ट, the maximum negative coefficient in the objective function rho is selected। यहाँ पे देखिए, solution of the linear problem by simplifying for deciding the leaving variable। leaving variable डिसाइड करने के लिए क्या करते थे, थीटा जो मिनिमम है वहां पे क्या देखते थे, थीटा मिनिमम नाम से समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे जो RHS डिवाइड बाई CJ माइनस ZJ करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसे डिवाइड करके यहाँ थीटा मिनिमम मिलता था फ्रेंड, ये हम देख चुके हैं अभी। यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या बताती थी, 1 या 2 जो भी है मिनिमम वैल्यू आपको बताती थी कि कौन सा वेरिएबल आपका लीव करेगा। तो मिनिमम पॉजिटिव रेशियो ऑफ द राइट हैंड साइड टू कोएफिशिएंट की कॉलम इज सिलेक्टेड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम by graphical method, one constant line comes parallel to the objective function line, which one of the following is correct? Infinite number of optimal solution। फ्रेंड इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल मेथड जब भी होता है तो कौन सा कम्स पैरेलल टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन दिस कॉल्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल। इस तरीके से होता है कि कोई भी लाइन, जैसे आपका z इक्वल टू 2x प्लस 3y लिया, और आपका यहाँ पे मैंने इक्वेशन ली दिस दिस, और एक इक्वेशन ले ली 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, तो आपका ये जो कांस्टेंट इक्वेशन है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पैरेलल है। जब भी ऐसा होता है तो आपको एक से ज्यादा पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे एक से ज्यादा कॉर्नर पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है, तब हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन हमेशा कब बनती है, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो या मल्टी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, the primal of LP program is maximization of objective function with 6 variable and 2 constant, which one of the following corresponding to the 12 problem statement, कौन सा आपका सही है फ्रेंड। तो इसके लिए हम यहाँ से देखते हैं, जब भी प्राइमल और ड्वेल की बात आती है तो कन्वर्ट होता है, तो मैक्सिमाइज किस में कन्वर्ट होता है, मिनिमाइज में, ठीक है। सब्जेक्टेड टू दिस आपको दिया है प्राइमल एंड ड्वेल प्रॉब्लम है, यूज सेम डाटा टू डिफरेंट वेज, वन ऑटोमेटिकली सॉल्व द अदर, ठीक है। आपका ऐसा नहीं, कोई भी एक्ट सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा। Maximization will convert into the minimization, n variable and m constant will convert into m variable and n constant। तो देखिए ये प्रॉब्लम में आपके वेरिएबल कितने, 6 वेरिएबल और 2 कांस्टेंट है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके 6 कांस्टेंट एंड 2 वेरिएबल, ठीक है ना। तो 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आंसर आपका एक तो ये हो जाएगा कि आपका 6 कांस्टेंट एंड 2 वेरिएबल। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाता है मिनिमाइजेशन में, तो आपका एक ये हो जाएगा 1 and 4, 1 and 4 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो लेस देन इक्वल टू वाले कांस्टेंट साइन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सी इज द कॉस्ट फैक्टर जो होता है वो आरएचएस वैल्यू के में पहुंच जाता है, जो आरएचएस वाला पार्ट होता है वो आपका कॉस्ट वेक्टर बन जाता है, रो कोफिशिएंट जो होता है वो कॉलम कोफिशिएंट बन जाता है, वेरिएबल नॉन नेगेटिव ये हमेशा दोनों में सेम रहता है। तो ये आपको यहाँ समझ में आया, ठीक है। हाउ टू राइट ड्वेल ऑफ द प्रॉब्लम फ्रेंड, कैसे राइट करते हैं ये देखिए आप, यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, नॉन नेगेटिव वेरिएबल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप ये होता है, अनरेस्ट्रिक्टेड जो वेरिएबल है वो इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, लेस देन वाला जो है नॉन नेगेटिव टाइप में हो जाएगा। ये आपका जो है इक्वल टू टाइप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अनरेस्ट्रिक्टेड। तो मैं इसका एग्जांपल आपको करा चाहूँ फ्रेंड, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज वॉच माय यूट्यूब लेक्चर, सिंप्लेक्स वाला मेरा जो यूट्यूब लेक्चर है वो आप सुन सकते हो,
ठीक है, आप सिंपली पुट करना गौरवेंद्र सिंह, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च बाय गौरवेंद्र सिंह। तो वहाँ पे लगभग मैंने अभी तक 14 लेक्चर्स आपको थियोरेटिकल लेक्चर डाल चुका हूँ और भी डालूंगा, लगभग 25 के आसपास ये लेक्चर हो जाएंगे पहले, ठीक है ना। तो आप सुन सकते हो वहाँ पे जाके, तो आपको वहाँ डिटेल में और सोल्यूशन मिल जाएगा, और इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी बहुत सारे करा रखे हैं, तो एग्जाम्पल भी आप वहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, सब्सक्राइब अन अकेडमी, थैंक यू।